नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देखते हैं। बैंड बाजा और वैक्सीन यानी वैक्सीन का स्वागत बैंड बाजे से। भारत एक उत्सव प्रधान देश है। इस देश की मिट्टी में हर अवसर को उत्सव में बदलने की शक्ति है। महामारी के दौर में वैक्सीन से बहुत उम्मीदें हैं। कल मकर संक्रांति है और 16 को वैक्सीन क्रांति। अगले 61 घंटे में भारत दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगा। हर गुजरते पल के साथ भारत अपने सिस्टम को कस रहा है, लेकिन इसमें नेतागिरी के ब्रेक भारत में तो भी वैक्सीन लेती वैक्सीन का ऐसा स्वागत कि क्या कहना। कर्नाटक के बेलगावी में जब वैक्सीन पहुंची तो वैन को माला पहनाया गया, टीका लगाया गया, आरती उतारी गई, श्लोक पढ़े गए। फिर वैन से कोविशील्ड वैक्सीन के बॉक्स उतारे और बैंड बाजे के साथ वेलकम हुआ। ये जश्न तो बनता है। 10 महीने में कोरोना ने दुनिया का बैंड बजाया। अब कोरोना का बैंड बजाने वैक्सीन आ गई है। दो दिन से वैक्सीन की सप्लाई पूरे देश में नॉन स्टॉप हो रही है। अलग अलग शहरों में पुणे से कोविशील्ड वैक्सीन भेजी जा रही है। वैक्सीन की सप्लाई के लिए स्पेशल फ्लाइट्स चल रही है। अब तो स्वदेशी कोवैक्सीन की भी डिलीवरी शुरू हो गई है। कोविशील्ड के साथ ये दूसरी वैक्सीन है जिसके इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। हैदराबाद से कोवैक्सीन की पहली खेप दिल्ली भेजी गई। इस वक्त हम लोग एयरपोर्ट पे मौजूद है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जा रही है जो कोवैक्सीन यहाँ पर पहुंची है वो यहाँ पर अभी निकली और आप देखिए इसे पूरी पुलिस सुरक्षा में लेकर के जाया जा रहा है। इसे सबसे पहले जो स्टोरेज बनाए गए हैं केंद्र सरकार के वहां पहुंचाया जाएगा और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो अलग अलग सेंटर्स है वहां पर इनको भेजा जाएगा और उसके बाद 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। हैदराबाद से एयर ट्रांसपोर्ट के जरिए देश के 11 शहरों में कोवैक्सीन की पहली खेप भेजी गई। इनमें दिल्ली, कुरुक्षेत्र, जयपुर, लखनऊ, पटना, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, पुणे, बेंगलुरु और चेन्नई शामिल हैं। सरकार ने स्वदेशी कोवैक्सीन की 55 लाख डोज का ऑर्डर दिया है और कोविशील्ड की 1 करोड़ 11 लाख डोज का ऑर्डर दिया है। इन दोनों वैक्सीन से ही 16 जनवरी को टीकाकरण की शुरुआत हुई और इससे पहले वैक्सीन हर जगह पहुंचाने में पूरी ताकत झोंक दी गई। पहले दिन पुणे से कोविशील्ड वैक्सीन के कंसाइनमेंट प्लेन से देश के 13 शहरों में पहुंचे। आज दूसरे दिन हरियाणा के लिए कोविशील्ड की 2,41,500 डोज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंची। श्रीनगर में 80,000 डोज की पहली खेप पहुंचाई गई। जम्मू में 67,500 डोज की पहली खेप पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में वैक्सीन के 16 बॉक्स में 1,58,000 डोज पहुंची। रांची में 1,52,000 वैक्सीन की डोज की डिलीवरी हुई। मध्य प्रदेश को 5,60,000 डोज की पहली खेप भोपाल पहुंची। छत्तीसगढ़ को 3,23,000 डोज की पहली खेप रायपुर पहुंची। मुंबई को कोविशील्ड की 1,39,500 डोज की पहली खेप आज मिली। मुंबई महानगर पालिका को तकरीबन 1,40,000 कोविशील्ड वैक्सीन प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने 1,30,000 हेल्थ केयर वर्कर्स को कोविन ऐप पर रजिस्टर किया है। उनका ये टारगेट है कि 8 दिनों के अंतर्गत फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये वैक्सीनेशन दी जानी है। 16 जनवरी को ये वैक्सीनेशन इस परेल में आला रेफ्रिजरेटर्स में जहां पर स्टोर की गई है उस इलाके से 8 वैक्सीनेशन सेंटर्स जो बनाए गए हैं जहां पर 72 बूथ्स हैं उन पर 16 जनवरी को ये वायल्स ले जाए जाएंगे और इस पूरी एक्सरसाइज के दौरान बीएमसी की यही कोशिश रहेगी कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुंबई में वैक्सीनेट किया जा सके। राज्यों को वैक्सीन की खेप मिलने के तुरंत बाद वहां से इन्हें अलग अलग जिलों में भेजा जा रहा है, जहां से फिर उन्हें उन वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाया जाएगा जहां पर टीका लगेगा। आज तक आपको उस जगह की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने जा रहा है जहां पर कोरोना की वैक्सीन भोपाल में रखी गई है। हम स्टेट वैक्सीन स्टोर में मौजूद है और मैं चाहूंगा एक बार आपको तस्वीरें भी देखें जहां से वैक्सीन अब अलग अलग जिलों के लिए निकल रही है। ये देखिए, ये वो मेहनत है जिसका लगातार इंतजार हुआ रहा था इतने समय से। और अब ये देखिए तस्वीरें, ये वैक्सीन स्टोर है जहां से ये तमाम वैक्सीन अब निकलेंगी भोपाल के अलग अलग जिलों के लिए। और कुल 8 जिले आते हैं इस संभाग में जहां पर इन वैक्सीन को लगाया जाएगा।
16 जनवरी की तैयारियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, इसके लिए सिस्टम ने पूरा जोर लगा दिया है। 16 जनवरी को खुद प्रधानमंत्री इस महामिशन का शुभारंभ करेंगे। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल से इसकी शुरुआत होगी। इस वक्त हम लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर टीकाकरण होगा और वैक्सीन जैसे ही यहां पहुंचेगी किस तरह से टीकाकरण को अंजाम दिया जाएगा, इसकी झलक सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। ये वैक्सीनेशन एंट्री होगी और यहां पर आपको अपना नाम आइडेंटिफिकेशन कार्ड के साथ दर्ज कराना होगा और उसके बाद यहां पर अंतिम जो तैयारियां हैं उनको अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि सबसे जरूरी है कि एक मजबूत इंटरनेट सुविधा भी हो और ऐसी स्थिति में यहाँ पर वाईफाई इंस्टॉल किया जा रहा है। हालांकि अस्पताल में पहले से ही वाईफाई इंटरनेट की सुविधा थी और ये देखिए सामने आप देख पा रहे हैं, ये जो पूरा रूम है ये वैक्सीनेशन रूम है। यहाँ पर वैक्सीन लगाई जाएगी और उसके बाद जैसे ही वैक्सीन लगाई जाएगी उसके बाद इस पूरे इलाके में वेटिंग रूम तैयार किया गया है। यहाँ पर बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए तमाम जो ऐसे लाभार्थी होंगे जिन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी वो यहाँ पर 30 मिनट तक के लिए इंतजार करेंगे। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से यहाँ तस्वीरों में नजर आ रही हैं। शनिवार को ही पीएम कोविन ऐप भी लॉन्च करेंगे, जो टीकाकरण अभियान के लिए बनाया गया है। अब सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं और इसीलिए पहला फोकस यही है कि शनिवार से पहले हर सेंटर तक वैक्सीन की डोज पहुंच जाए। आज तक ब्यूरो। देश के कोने कोने से में वैक्सीन पहुंचाई जा रही है, लेकिन वैक्सीन के रास्ते में कई जगहों पर नेतागिरी के ब्रेकर भी हैं। आज पश्चिम बंगाल से ऐसी ही तस्वीरें आई, जहां राज्य सरकार के एक मंत्री के प्रदर्शन की वजह से वैक्सीन ले जाने वाली वैन को 12 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ा। बंगाल सरकार के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी की वर्तमान में रैली थी। वो कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इसी में प्रदर्शनकारियों ने हाईवे जाम कर दिया। आज ही वैक्सीन की डोज लेकर एक वैन बर्दवान से बांकुड़ा जा रही थी, लेकिन हाईवे जाम करने की वजह से वैक्सीन वैन को बांकुड़ा जाने के लिए दूसरा रास्ता लेना पड़ा। इसमें 12 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करनी पड़ी। यहाँ ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि वैक्सीन को एक स्टोरेज सेंटर से दूसरे स्टोरेज सेंटर तक सही समय पर पहुंचाना जरूरी होता है। इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाए जाते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि मेडिकल इमरजेंसी में कोई गाड़ी जाम में न फंसे और स्पेशल रूट बनाकर उसे समय पर पहुंचाया जाए। लेकिन यहाँ तो मंत्री की रैली में भी वैक्सीन वैन फंस गई। जब पूरा सिस्टम वैक्सीन को पहुंचाने के महामिशन में जुटा है तो इसे रोकने वाली नेतागिरी सही नहीं है। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं है, वैक्सीनेशन पर राजनीति पहले से हावी है और यह राजनीति खत्म नहीं हो रही। महाराष्ट्र ने शिकायत की है कि उसे वैक्सीन की कम सप्लाई हुई। महाराष्ट्र को अब तक वैक्सीन की 9,83,000 डोज ही मिली, जबकि पहले चरण में वहां 17,50,000 लोगों को टीका लगना है। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर केंद्र सरकार लोगों को मुफ्त वैक्सीन नहीं देगी तो दिल्ली के लोगों को वो मुफ्त वैक्सीन देंगे। प्रधानमंत्री ने पहले चरण के 3 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन का ऐलान पहले ही कर दिया था, लेकिन बाकी के लोगों के बारे में अभी स्थिति साफ नहीं है। हमारे राज्य में कुल मिला के पहले हमने 511 सेंटर्स किए थे, लेकिन कल के वीसी में इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे को कम करने का कहा, इसलिए हम 350 सेंटर्स पे हम ये वैक्सीनेशन करने जा रहे हैं। केंद्र सरकार से मैंने अपील की थी कि हमारा देश बहुत गरीब है और इस तरह की महामारी 100 साल में पहली बार आई है। पहले इसके 1918 में इस तरह की महामारी आई थी। 100 साल के बाद इस तरह की महामारी आई है और बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है इसको अफोर्ड ना कर पाएं। तो मेरी अपील थी केंद्र सरकार से कि पूरे देश में सभी लोगों को ये वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराई जाए। तो हम देखते हैं कि केंद्र सरकार क्या करती है और अगर ज़रूरत पड़ेगी और तो दिल्ली के लोगों के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी, केंद्र सरकार अगर नहीं करेगी तो दिल्ली के लोगों के लिए फिर हम इसको फ्री में अवेलेबल करवाएंगे। यहाँ ये भी ध्यान रखना होगा कि भारत का कोरोना टीकाकरण अभियान दुनिया का सबसे बड़ा अभियान है। पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, इसीलिए विवादों से दूर इस अभियान को मिलजुल कर सफल बनाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे कोरोना से लड़ाई में सभी एकजुट होकर लड़े, उसी तरह से वैक्सीनेशन पर भी भारत के 135 करोड़ लोगों को एक ही टीम बनकर पूरे संकल्प के साथ शामिल होना होगा। यह आसान नहीं है। वैक्सीन और वैक्सीनेशन में भारत पूरी दुनिया की बड़ी उम्मीद है। पड़ोसी देश भी भारत की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। किसी को चीन की वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। नेपाल, भूटान से लेकर म्यांमार और श्रीलंका तक सभी भारत से वैक्सीन पाने का इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान को छोड़कर सभी पड़ोसी देशों को भारत
वैक्सीन तो चीन ने भी बनाई है और कई देशों ने वहां से वैक्सीन के ऑर्डर भी दिए हैं, लेकिन चीन की वैक्सीन पर किसी को बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है। इसलिए भारत से वैक्सीन की डिमांड हो रही है। बड़ी बात यह भी है कि दुनिया की बाकी वैक्सीन के मुकाबले भारत की वैक्सीन असरदार भी है और किफायती भी है। भारत में कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन, इनकी एक डोज की कीमत सरकार को 300 रुपए से भी कम में पड़ रही है, जबकि अमेरिका की फाइजर की वैक्सीन की एक डोज 1431 रुपए, मॉडर्ना की एक डोज की कीमत 2348 से लेकर 2715 रुपए तक और चीन की साइनोफार्म की एक डोज की कीमत 5650 रुपए तक है। भारत में बनने की वजह से वैक्सीन की लागत और कम है। यही वजह है कि अब पड़ोसी देश भी अपने यहाँ वैक्सीनेशन के लिए भारत की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। कई देश सरकार के स्तर पर बात कर रहे हैं, तो कई देशों ने सीधे कंपनियों को ऑर्डर दे दिया है। नेपाल ने 20% आबादी को टीका लगाने का प्लान बनाया है। इसके लिए नेपाल ने 1 करोड़ 20 लाख डोज खरीदने में भारत से मदद मांगी है। भूटान ने कोविशील्ड वैक्सीन की 10 लाख डोज मांगी है। म्यांमार पहले ही कह चुका है कि वैक्सीन की पहली खेप के लिए भारत से कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। बांग्लादेश ने कोविशील्ड की 3 करोड़ खुराक मांगी है। श्रीलंका को तो विदेश मंत्री एस जयशंकर वैक्सीन उपलब्ध करवाने का भरोसा देकर आए हैं। मालदीव भी वैक्सीन के लिए भारत से बात कर रहा है। अफगानिस्तान ने भी वैक्सीन पर भारत से मदद मांगी है। भारत ने पहले ही कह दिया था पड़ोसी देश उसके लिए सबसे पहले है, लेकिन इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम नहीं। पाकिस्तान का नाम होना भी क्यों चाहिए, जब इतनी बड़ी महामारी में भी उसने भारत से दुश्मनी निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब भारत में वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने की खबरों से ही पाकिस्तान चल रहा है। अगर हमारे कोई वजीर सेहत हैं, अगर हैं, पता नहीं है या नहीं है, कोई अगर हैं तो वो कौम को बता रहे होंगे कि वैक्सीन के लिए हमने क्या प्लान किया है, क्योंकि ये अगले हफ्ते यहाँ पर प्रॉपर जिंदगी रही तो मैं तो कम से कम यहाँ पे इनको नहीं छोड़ने वाला, जो भी हमारे अकाबरीन हैं, क्योंकि इंडिया में अगले हफ्ते से सैटरडे से यानी आज से उन्होंने स्टार्ट कर दी है इमरजेंसी में अपनी भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है, और अगले हफ्ते से वो वैक्सीनेशन उनकी स्टार्ट हो रही है। एशिया में 2 मुल्क थे, या चाइनीज से जो इस पे काम कर रहे थे या इंडियन से वो इस पे काम कर रहे थे। उनकी फार्मास्यूटिकल, उनकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इंडिया की, वो ये बहुत आगे है उसमें। ये अगर पाकिस्तान बहुत सारी वहां से इंपोर्ट करता है, वहां से ड्रग्स वगैरह जो है। पाकिस्तान के पास अभी कोई वैक्सीन नहीं है। वो या तो चीन की तरफ देख रहा है या फिर यूएन की मदद का इंतजार कर रहा है। उसकी हालत ऐसी है कि बिना मदद के वो अपने लोगों को टीका नहीं लगवा पाएगा। अगर यूएन से 4 करोड़ 50 लाख फ्री वैक्सीन उसे मिल जाएगी तो वो भी अपनी सिर्फ 20% आबादी को ही टीके लगवा पाएगा। आज तक वैक्सीन डिप्लोमेसी चीन ने शुरू की थी, लेकिन भारत की वैक्सीन वाली ताकत के सामने वो फेल हो गया है। जिस वैक्सीन से वो कूटनीति करना चाहता था वो वैक्सीन भी फेल हो रही है। जैसे लद्दाख में -30 डिग्री वाली सर्दी के सामने उसके सैनिकों ने सरेंडर किया, वैसे ही कोरोना के सामने उसकी वैक्सीन ने सरेंडर कर दिया। ब्राजील में चीन की कंपनी सिनोवैक बायोटेक की कोरोना वैक्सीन सिर्फ 50% प्रभावी साबित हुई। WHO के अनुसार वैक्सीन का प्रभाव कम से कम 50% होना चाहिए। आप कह सकते हैं कि ब्राजील के ट्रायल में चाइनीज वैक्सीन की कंपार्टमेंट आ गई। प्रभाव का प्रतिशत एकदम बॉर्डर लाइन पर है, जबकि इसके मुकाबले भारत की कोवैक्सीन 60% से ज्यादा, कोविशील्ड वैक्सीन 70% से ज्यादा, अमेरिका की फाइजर की वैक्सीन 95% और वहीं की कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन 95% प्रभावी है। यानी बाकी वैक्सीन के मुकाबले चीन की वैक्सीन पानी की तरह है। चीन की वैक्सीन को सिर्फ इंडोनेशिया में इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। वहां पर दावा किया गया कि यह वैक्सीन 65% तक प्रभावी है। इंडोनेशिया में चीन की वैक्सीन को वहां के मौलानाओं ने हलाल सर्टिफिकेट दिया है। टर्की में सिनोवैक की वैक्सीन को 91% प्रभावी बताया गया। यानी चीनी वैक्सीन को लेकर कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है। ये वो देश हैं जिनका चीन से करीबी रिश्ता है। इससे यही संदेह होता है कि चीन अपनी वैक्सीन की मार्केटिंग करने के लिए कूटनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि चीन की एक और वैक्सीन साइनोफार्म में 73 साइड इफेक्ट्स मिले। खुद चीन के एक डॉक्टर ने चाइनीज वैक्सीन की पोल खोल दी और ये बताया कि साइनोफार्म वैक्सीन दुनिया की सबसे असुरक्षित वैक्सीन है। भिगो भिगो कर जूते बांधना, यह कहावत आपने सुनी होगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने शायद न सुनी हो, जिनके साथ इन दिनों अमेरिका में यही हो रहा है। और हो भी क्यों ना, राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उन्होंने अमेरिकी इतिहास का वो अपराध किया है जिसकी मिसाल ढूंढे से भी नहीं मिलती। ट्रंप ने अपनी जहरीली जुबान से जो आग उगली, उससे अमेरिका अब भी झुलस रहा है और ट्रंप को सजा देने के लिए बेचैन है।
जिस कैपिटल हिल में ट्रंप के समर्थकों ने हमला किया था, उसी कैपिटल हिल में इस समय राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव पर बैठक चल रही है। अमेरिकी संसद में आज ही इस प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। इस महाभियोग प्रस्ताव में ट्रंप पर अपने बयानों के जरिए 6 जनवरी को कैपिटल हिल में हिंसा और राजद्रोह के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया। ट्रंप पर महाभियोग का यह प्रस्ताव इसीलिए लाना पड़ा है क्योंकि उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने अमेरिकी संसद के उस अनुरोध को ठुकरा दिया था जिसमें अमेरिकी संविधान के 25वें संशोधन का इस्तेमाल करके ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाने की मांग की गई थी। यानी माइक पेंस इस मामले में ट्रंप के साथ खड़े हैं। अगर महाभियोग का प्रस्ताव अमेरिका के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पास हो जाता है तो फिर इसे उच्च सदन यानी सेनेट में भेजा जाएगा, जिसकी बैठक 19 जनवरी को होनी है और इसके अगले ही दिन जो बाइडेन को राष्ट्रपति पद की शपथ लेनी है। यानी महाभियोग लाकर ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाने के लिए समय बहुत कम है, लेकिन महाभियोग लाने का मकसद साफ है और वो है ट्रंप को उनके किए का एहसास दिलाना। पर ट्रंप के तेवर जरा भी नर्म नहीं है, वो अपने पद और जिद दोनों पर अड़े हैं। ट्रंप अब भी अपनी कोई गलती मानने के मूड में नहीं है। Because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. दुनिया ने सुना ट्रंप ने कैसे अपने समर्थकों को भड़काया था। और सबने देखा कैसे ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल हिल पर उत्पात मचाया था, लेकिन ट्रंप को अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं है। But they've analyzed my speech and my words and my final paragraph, my final sentence, and everybody to the T thought it was totally appropriate. Okay, thank you. Thank you. मतलब रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। व्हाइट हाउस में ट्रंप सिर्फ कुछ दिन के मेहमान हैं। अमेरिकी संसद में उनके खिलाफ महाभियोग चलाने पर बहस हो रही है, लेकिन ट्रंप के तेवर ढीले पड़ने का नाम नहीं ले रहे। On the impeachment, it's really a continuation of the greatest witch hunt in the history of politics. It's ridiculous. It's absolutely ridiculous. This impeachment is causing tremendous anger, and you're doing it, and it's really a terrible thing that they're doing. यानी ट्रंप अब भी अपनी धमकियों से बाज नहीं आ रहे हैं। वो अब भी लोगों को भड़काने वाले बयान दे रहे हैं, वो भी तब जब FBI चेतावनी जारी कर चुकी है कि 20 जनवरी को राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह से पहले ट्रंप के समर्थक हथियारों के साथ सभी 50 राज्यों में प्रदर्शन कर सकते हैं, जिसको देखते हुए वॉशिंगटन DC में आपातकाल लागू किया जा चुका है। मिलिट्री के नेशनल गार्ड्स और स्पेशल सिक्योरिटी एजेंसी के दस्ते तैनात कर दिए गए हैं और सड़क से संसद तक ट्रंप के खिलाफ गुस्सा उबल रहा है। You know, if one of us was inciting a riot, we would get thrown in jail. So I think that somebody just because you're the president doesn't mean you are exempt from the law. And I think that he should be held accountable. What needs to happen? He needs to be barred from being able to run for office again. I think that's the most important thing. It's just critical that it happens. I think people need to put aside the partisan differences and recognize this man is wholly unfit for office. He's unhinged. ट्रंप इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं हैं और महाभियोग को भी नकार रहे हैं। कैपिटल हिल की हिंसा से भी पल्ला झाड़ रहे हैं। इसे कहते हैं एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी। लेकिन आखिर वो कौन है जिसकी शय पर ट्रंप इतना उछल रहे हैं? If Mike Pence does the right thing, we win the election. And I hope Mike Pence comes through for us, I have to tell you. 4 जनवरी यानी कैपिटल हिल हिंसा से ठीक पहले ट्रंप ने उपराष्ट्रपति माइक पेंस से अपने लिए वफादारी साबित करने की उम्मीद जताई थी। माइक पेंस ने ट्रंप से वो वफादारी निभा दी है। अमेरिकी संसद ने माइक पेंस और कैबिनेट से ट्रंप के खिलाफ 25वें संविधान संशोधन के इस्तेमाल का अनुरोध किया था, जिसे पेंस ने ठुकरा दिया। माइक पेंस ने हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी को लिखा है, राष्ट्रपति के कार्यकाल में सिर्फ 8 दिन बचे हैं। आप और डेमोक्रेटिक दल ये मांग कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल और मैं 25वां संशोधन लागू करें। मैं नहीं मानता कि इस तरह की कार्रवाई हमारे राष्ट्र के हित में है या हमारे संविधान के अनुरूप है। माइक पेंस के इस बयान के बाद ट्रंप निश्चिंत हैं। उन्हें लग रहा है कि अब कोई रिस्क नहीं है। The 25th Amendment is of zero risk to me, but will come back to haunt Joe Biden and the Biden administration. माइक पेंस की अपनी मजबूरियां हैं। वो ट्रंप के खिलाफ कदम उठाकर रिपब्लिकन पार्टी में ट्रंप के समर्थकों को नाराज नहीं कर सकते। उन्हें 2024 में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी भी जतानी है, लेकिन डेमोक्रेट्स ट्रंप को बख्शने के मूड में नहीं हैं। Therefore, the president
must be removed from office immediately. This is a decision we make with the utmost solemnity and prayerfulness, which this crisis requires. Removal of the president is an unprecedented action, but it is required because it is an unprecedented moment in history because the danger that he poses. And I heard ट्रंप के खिलाफ जो महाभियोग प्रस्ताव अमेरिकी संसद में लाया गया है उसे 211 सदस्यों ने समर्थन दिया है। इस महाभियोग में ट्रंप के खिलाफ संगीन आरोप हैं। आरोप नंबर 1, ट्रंप सरकार के खिलाफ जानबूझकर हिंसा फैलाने के अपराध में शामिल रहे हैं। आरोप नंबर 2, ट्रंप ने जानबूझकर ऐसे बयान दिए जिससे अमेरिका में अभूतपूर्व हिंसक वातावरण पैदा हुआ। आरोप नंबर 3, ट्रंप ने अमेरिका की सुरक्षा को खतरे में डाला और सत्ता के शांतिपूर्ण ट्रांसफर के लिए खतरा पैदा किया। आरोप नंबर 4, ट्रंप अमेरिका के लोगों की मौत और उन्हें शारीरिक क्षति पहुंचाने के दोषी हैं। आरोप पत्र में साफ साफ लिखा गया है कि ट्रंप अब भी अमेरिका के लिए खतरा हैं, इसलिए उनके खिलाफ महाभियोग चलाया जाता है। लेकिन अमेरिकी संसद में अब भी ट्रंप के समर्थक कम नहीं हैं। It's to talk about removing the President of the United States because he held a permitted, legal, and peaceful rally. Everybody in this country knows that they wanted to impeach President Trump on his first day in office. इस वक्त अमेरिकी संसद में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव पर बहस चल रही है, लेकिन ट्रंप अब सिर्फ 7 दिन के राष्ट्रपति हैं। ऐसे में महाभियोग की कार्रवाई का ट्रंप पर कोई असर पड़ेगा, इसके चांस बेहद कम हैं। आज तक ब्यूरो। ट्रंप के तेवर और जिद देखकर एक और कहावत याद आती है। कहते हैं कि बेइज्जती उसी की होती है जो बेइज्जती महसूस करता है, और ट्रंप को ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा। वो अब भी वही कर रहे हैं जो वो पिछले 4 सालों से करते आए हैं। उन्हें न अपनी इज्जत की चिंता है, न अपने खिलाफ महाभियोग की। ट्रंप अगर कह रहे हैं कि महाभियोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो इसकी वजह भी है, जिसे विस्तार से आपको समझाते हैं। पहली बात तो यह है कि अगर ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाने की सहमति बन जाती है, तो वो पहले अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे जिनके खिलाफ 2 बार महाभियोग के केस चलेंगे। ट्रंप के खिलाफ इससे पहले दिसंबर 2019 में महाभियोग चलाया गया था, हालांकि बाद में सेनेट ने उन्हें फरवरी 2020 में बरी कर दिया था। ट्रंप को महाभियोग से डर नहीं लगता, वो पहले भी एक बार इसका सामना कर चुके हैं। अमेरिकी संविधान के अनुसार अमेरिकी संसद को राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए मुकदमा चलाने के लिए वोटिंग करवाना आवश्यक है। राष्ट्रपति को दोषी ठहराने के लिए और उन्हें उनके पद से हटाने के लिए 2/3 सांसदों की सहमति जरूरी होगी। इस समय सेनेट में ट्रंप की पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी को बहुमत हासिल है, यानी रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों की अच्छी खासी संख्या को राष्ट्रपति के खिलाफ वोट देने की जरूरत पड़ेगी। सवाल यह है कि क्या रिपब्लिकन पार्टी के सांसद राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ वोट देंगे, वो भी तब जब उपराष्ट्रपति माइक पेंस ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाए जाने के पक्ष में नहीं है। वैसे एक और चीज है जो ट्रंप के पक्ष में जाती है, वो है वक्त की कमी। महाभियोग चलाने पर सहमति के बाद भी महाभियोग की प्रक्रिया में महीनों का समय लगता है, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया पूरी करने में सिर्फ इसी हफ्ते का समय है, क्योंकि ट्रंप सिर्फ 20 जनवरी तक ही अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर रहेंगे। यानी कुल मिलाकर लगता यही है कि इतने आरोप लगने और इस्तीफे का दबाव होने के बावजूद ट्रंप अपना कार्यकाल पूरा करने में सफल हो जाएंगे। हालांकि बतौर राष्ट्रपति उनका सम्मान और उनकी प्रतिष्ठा पहले ही इस्तीफा दे चुकी है। ट्रंप की इज्जत का सेंसेक्स इस समय अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में क्रैश कर गया है। ट्विटर पर बैन, फेसबुक पर बैन, इंस्टाग्राम पर बैन, यूट्यूब पर भी बैन। विदाई से पहले बेइज्जती पर बेइज्जती। इतनी बेइज्जती के बाद तो बेशर्म से बेशर्म इंसान भी शर्म से गड़ जाए। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है। वो अमेरिका का सर शर्म से झुकाकर भी अपना सीना तान कर खड़े हैं। I think it's causing tremendous danger to our country and it's causing tremendous anger. I want no violence. Thank you very much. ये तो टू मच हो गया है। ट्रंप को तो अपनी बेइज्जती महसूस ही नहीं हो रही, जबकि अमेरिका ने अब उनको अपना राष्ट्रपति मानना ही छोड़ दिया है। प्रोफेशनल गोल्फर्स एसोसिएशन ऑफ अमेरिका यानी पीजीए ने ट्रंप के गोल्फ क्लब के साथ संबंध तोड़ लिए हैं। न्यूयॉर्क स्टेट बार एसोसिएशन ट्रंप के वकील रूडी गुलियानी को निकालने पर विचार कर रही है। अमेरिका के 4 सबसे बड़े बैंक जेपी मॉर्गन चेज, गोल्डमैन सैक्स, सिटी ग्रुप और मॉर्गन स्टैनले ने राजनीतिक डोनेशंस रोक दी हैं। अमेरिकन एयरलाइंस और कोका कोला ने अपनी राजनीतिक डोनेशंस फिलहाल सस्पेंड कर दी हैं। डॉयचे बैंक ने कहा है कि भविष्य में ट्रंप या उनकी किसी कंपनी के साथ बिजनेस नहीं करेगा। और पिछले ही हफ्ते 2 शैक्षिक संस्थान ये घोषणा कर चुके हैं कि वो ट्रंप को दी गई मानद उपाधियां वापस ले लेंगे।
कैपिटल हिल हिंसा के बाद यूरोपियन यूनियन के कई अफसरों ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो से ये कहते हुए मिलने से इनकार कर दिया कि पॉम्पियो से मिलना शर्मिंदगी भरा होगा। यूरोपीय देश लग्जमबर्ग के विदेश मंत्री एसेलबॉर्न ने तो ट्रंप को क्रिमिनल कह दिया है। उन्होंने बयान दिया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक क्रिमिनल और राजनीतिक उन्मादी हैं, जिन्हें क्रिमिनल कोर्ट भेज देना चाहिए। ट्रंप भले ही लोकतांत्रिक तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन लोकतंत्र में उनकी जरा भी दिलचस्पी नहीं है। अमेरिका परेशान है कि ट्रंप की वजह से पूरी दुनिया में उसकी इज्जत उछल रही है, लेकिन ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो अब भी खुद पर नाज है। We have tremendous support. We have support probably like nobody's ever seen before. Always have to avoid violence. इसे कहते हैं सत्ता का नशा, जिसमें ट्रंप नाक तक डूबे हैं, झूम रहे हैं, ये जानते हुए भी कि वो सिर्फ चंद दिनों के राष्ट्रपति हैं। उन्हें ना अपनी इज्जत की परवाह है, ना अमेरिका की और ना अपनी पार्टी की। उन्हें समझाने की हिम्मत भी कम ही लोग जुटा पा रहे हैं। हमारे ट्रंप जो है, डोनाल्ड ट्रंप जो है, ये मतलब चुनाव में हार चुके हैं, लेकिन वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। वो गुंडागर्दी कर रहे हैं और मतलब इसी तरह की गुंडागर्दी लोकतंत्र में नहीं होती है। कुल मिलाकर ट्रंप ने अमेरिकी लोकतंत्र का मजाक बनाकर रख दिया है। वो अमेरिकी इतिहास के सबसे सिरफिरे राष्ट्रपति के तौर पर याद किए जाएंगे और शायद ट्रंप ये जानते हैं और यही चाहते भी हैं। आज तक ब्यूरो। राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप के पास अभी भी सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड यह है कि वो किसी भी गलती के लिए खुद को माफ कर सकते हैं, लेकिन ट्रंप ने अमेरिका के साथ जो किया है उसके लिए उन्हें इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। इतिहास में ट्रंप का नाम अमेरिकी इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज होगा और ट्रंप अमेरिकी लोकतंत्र पर धब्बे के समान नजर आएंगे। अमेरिका न कभी ट्रंप को भूलेगा न माफ करेगा। असल में ट्रंप ने अमेरिका को वो पाठ पढ़ाया है जिसका सबक अमेरिका को हमेशा याद रखना होगा, ताकि दोबारा कभी कोई ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति न बने। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि जो आम लोग ट्रंप के एक बयान पर आगे उठकर आ जाते हैं वो आखिरकार ट्रंप समर्थक अमेरिका के ही नागरिक हैं। बहरहाल अब वो ग्राउंड रिपोर्ट जो पाकिस्तान की आतंक इंजीनियरिंग पर आधारित है। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पाकिस्तानी सुरंग का पर्दाफाश हुआ है। कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में मिली सुरंग पाकिस्तान की जमीन से खोदी गई है। बीएसएफ ने अपनी एंटी टनल ड्राइव के दौरान इसका पता लगाया। बीएसएफ के अनुसार सुरंग को बनाने में साफ तौर पर पाकिस्तानी सेना ने मदद दी है। जम्मू में जहां पर सुरंग का पता लगा वो इलाका ऐसा है जहां से सीमा पार फायरिंग की आड़ में पाकिस्तान घुसपैठ कराने की कोशिशें करता रहता है। कठुआ से पहले पिछले साल नवंबर और अगस्त में सांबा में भी पाकिस्तानी सुरंगों का पता चला था। भारत विकास के पुल बनाता है, पाकिस्तान आतंकवाद की सुरंग खोदता है। भारत शांति के दुश्मनों पर काल बन के टूटता है, पाकिस्तान दहशतगर्दों की खाल बन के रहता है। जम्मू के हीरानगर सेक्टर में कठुआ जिले में मिली ये पाकिस्तानी सुरंग इसी बात का सबूत है। तकरीबन 150 मीटर लंबी और 25 से 30 मीटर गहरी सुरंग भारत के गांव में खुलती है, लेकिन शुरू होती है पाकिस्तान के नियंत्रण वाले इलाके से। तो यही एक टनल है जिसको कि आज तड़के जो है बीएसएफ ने डिटेक्ट किया। मैं अपने कैमरा पर्सन से भी कहूंगा कि वो आपको इस टनल की कुछ तस्वीरें दिखाए। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी साजिश है और साफ तौर पर ये सीधे बात सामने आती है कि पाकिस्तानी रेंजर्स की सहायता के बगैर आतंकी जो है इस टनल को खोदने में सफल नहीं हुए होंगे। तो पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट का सीधा इसमें हाथ दिखता है। तो एक बार फिर जो पाकिस्तान है उसका चेहरा बेनकाब होता है। एक तरफ तो पाकिस्तान जो है दुनिया भर में ये बात कहता है कि वो शांति चाहता है, सीमा पर जो है शांति चाहता है, तनाव नहीं चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए पाकिस्तान का असली चेहरा जो है वो बेनकाब होता है इस टनल के जरिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने एंटी टनल ड्राइव चला रखी है। इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान की नई पोल पट्टी खुली। एक पक्की खुफिया सूचना पर बीएसएफ को गणतंत्र दिवस से पहले बड़ी कामयाबी मिली। ये टनल हाल फिलहाल में तो नहीं खुदी है, लेकिन ये जरूर है कि वहां से कराची में बने सैंडबैग्स मिले हैं। टनल के अंदर से सैंडबैग्स मिले हैं और सीधा तौर पर आप देखिए कि कराची का ये सैंडबैग है, इसमें साफ तौर पर लिखा गया है। तो पाकिस्तान के खिलाफ और सबूत मिले हैं कि पाकिस्तान किस प्रकार आतंकवाद को बढ़ावा देता है जम्मू कश्मीर में। और ये सफलता जो है बीएसएफ को ठीक गणतंत्र दिवस से पहले मिली है। ये थोड़ी सी पुरानी टनल लग रही है
अब रिसेंटली तो ये इस्तेमाल में नहीं लाई गई है, बाकी हम इन्वेस्टिगेशन में पता करते हैं कि ये कब पहले यूज हुई है, नहीं हुई है, क्या हुआ है, बट ये डिटेक्ट हो गई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जम्मू के हीरानगर सेक्टर में जहां ये सुरंग मिली, उसके पार पाकिस्तान के नियंत्रण वाला शकरगढ़ का इलाका पड़ता है। शकरगढ़ आतंकियों के लॉन्च पैड्स और उनके अड्डों के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है। इसीलिए सरहद की सुरक्षा में मुस्तैद बीएसएफ को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निगरानी के लिए बेहद चौकस रहना पड़ता है। इस समय मैं मौजूद हूं एक बंकर के अंदर, जो कि भारत पाकिस्तान सीमा के पास बिल्कुल स्थित है, और यहीं से जो है सीमा सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो निगरानी करते हैं सीमा की। ये जो इलाका है ये कठुआ जिला है और हम हीरानगर सेक्टर में हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो अपने आप को सुरक्षित रखकर आपको ये तस्वीरें दिखाए, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, कभी भी यहाँ पर सीज फायर का उल्लंघन होता है। कठुआ में बुधवार को मिली सुरंग से पहले भी जम्मू बॉर्डर पर पाकिस्तानी सुरंगों का पर्दाफाश हुआ है। 20 नवंबर 2020 को जम्मू के सांबा सेक्टर में बीएसएफ के रीगल पोस्ट के पास पाकिस्तानी सुरंग मिली थी। नवंबर 2020 में मिली सुरंग भी तकरीबन 150 मीटर लंबी और 20 फीट गहरी थी। जहां ये सुरंग मिली थी उसके पास पाकिस्तान की चकबूरा, रजब साहिब और आसिफ साहिब बॉर्डर आउटपोस्ट है। 19 नवंबर 2020 को नगरोटा एनकाउंटर के बाद सुरंग का पता चला था। सुरक्षा बलों ने साफ कहा था कि नगरोटा में मारे गए आतंकी इसी सुरंग का इस्तेमाल कर भारत में घुसपैठ में कामयाब हुए थे। भारत के विदेश मंत्रालय ने नगरोटा एनकाउंटर का ब्यौरा चुनिंदा हेड ऑफ मिशंस को दिया था, तो इस सुरंग के सबूत भी सामने रखे थे। पिछले साल 28 अगस्त को भी जम्मू के सांबा में बीएसएफ पाकिस्तानी सुरंगों का राजफाश करने में कामयाब हुआ था। सुरंग के भीतर से रेत की बोरियां मिली थी, जिन पर कराची की मार्किंग थी। पिछले 6 महीने का अगर हम डाटा देखें तो कितनी ऐसी टनलें मिली है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सेक्टर पर पूरा? टोटल करीब 9 से 10 टनल्स हमने डिटेक्ट करी हैं पूरे जम्मू बॉर्डर के ऊपर, और 3 टनल्स वेरी रिसेंटली जो हमने डिटेक्ट करी हैं सांबा और कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। तो सर, ये जो एंटी टनल ड्राइव जो चल रहा है सीमा सुरक्षा बल के द्वारा, क्या इसको और भी इंटेंसिफाई किया जाएगा आने वाले दिनों में? इसको हम करेंगे, इसके ऊपर और भी एफर्ट्स जो लाने की आवश्यकता है उसको जरूर लाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि अगर इस प्रकार के और भी कोई टनल्स हैं हम उनको ढूंढ निकालेंगे। पाकिस्तान का इरादा भारत के सीमावर्ती इलाकों में हालात का फायदा उठाकर जम्मू कश्मीर में आतंकी भेजने का शुरू से ही रहा है। ऐसे में बीएसएफ को अपनी एंटी टनल जैसी ड्राइव को और तेज करना पड़ा है। ये जो इलाका है काफी खतरनाक इलाका माना जाता है भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास। आप देख सकते हैं कितना दुर्गम स्थान है, और इसी की आड़ में, इन लंबे लंबे पेड़ों की आड़ में, इन झाड़ियों की आड़ में जो सरकंडा, यहाँ पर जो घास उगता है, काफी लंबा घास होता है, उसकी आड़ में जो है कई बार आतंकवादी जो हैं घुसपैठ करने में सफल हो जाते हैं। लेकिन गणतंत्र दिवस से ठीक पहले यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो है चौकसी बढ़ा दी गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और आज तड़के जो बीएसएफ ने एंटी टनल ड्राइव चलाई उसके अंतर्गत उनको बड़ी सफलता मिली। और अब आपको एक्स्ट्रा खबरदार करने की बारी है। क्या सिर्फ विज्ञापन से विश्वास जीता जा सकता है? जवाब है नहीं। विश्वास जीतने के लिए मार्केटिंग के साथ साथ सॉलिड काम करना होता है। दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप इस समय अंदर ही अंदर बेचैन है। प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर व्हाट्सएप की छवि खराब हुई है। फेसबुक वाला बिजनेस मॉडल व्हाट्सएप पर लागू हो रहा है। अब वो अपनी पॉलिसी से पीछे हटता है तो बिजनेस का नुकसान होगा, और अगर पॉलिसी पर कायम रहते हुए कुछ नहीं करता तो उसके यूजर्स छिन जाएंगे। ऐसे में व्हाट्सएप ने मार्केटिंग का रास्ता चुना। उसने अखबारों में फुल पेज विज्ञापन दिए हैं और लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश में जुट गया है। व्हाट्सएप ने सफाई दी है कि वो पर्सनल चैट के डिटेल्स, दूसरे लोगों से शेयर की गई लोकेशन, ग्रुप चैट और कॉल की डिटेल जैसा डेटा इकट्ठा नहीं करता। आपके व्हाट्सएप कॉल नहीं सुनता और न ही इस डेटा को फेसबुक से शेयर करता है। व्हाट्सएप की सुविधाएं पूरी दुनिया की तरह भारत में भी मुफ्त हैं और उसने पैसा खर्च करके ये विज्ञापन छपवाए हैं। जाहिर है कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना इस तरह के विज्ञापन कोई यूं ही नहीं छपवाता। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि व्हाट्सएप के यूजर्स शिफ्ट हो रहे हैं। प्राइवेसी पॉलिसी वाले विवाद के बाद से सिग्नल और टेलीग्राम के यूजर्स अचानक बढ़ गए हैं। टेलीग्राम ने आज घोषणा की है कि उसके यूजर्स की संख्या 50 करोड़ से ज्यादा हो गई है और इनमें से 2.5 करोड़ यूजर्स पूरी दुनिया में पिछले 72 घंटे में बढ़े हैं। अगर ये सब मुहिम की तरह चलता रहा तो व्हाट्सएप को भविष्य में नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस बीच सिग्नल काफी चर्चा में है।
लेकिन अचानक बढ़ी लोकप्रियता के बावजूद सिग्नल के यूजर्स काफी कम है। भारत में व्हाट्सएप के 40 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं, जबकि सिग्नल के यूजर सिर्फ 39 लाख हैं। भारत में सिग्नल के 39 लाख में से 23 लाख यूजर्स वो हैं जिन्होंने व्हाट्सएप की पॉलिसी में बदलाव के बाद सिग्नल पर खुद को रजिस्टर किया। व्हाट्सएप के पास यूजर्स की संख्या की ताकत बहुत बड़ी है, लेकिन इससे भी बड़ी शक्ति होती है विश्वसनीयता की। एक बार क्रेडिबिलिटी चली गई तो फिर बड़ी शक्तियां घुटनों पर आ जाती। ये बात व्हाट्सएप को भी पता है, इसीलिए प्राइवेसी के मसले पर वो अपनी ताकत विज्ञापन और मार्केटिंग पर झोंक रही है। इस बीच हांगकांग में प्राइवेसी की निगरानी करने वाली संस्था ने फेसबुक से 8 फरवरी की डेडलाइन को आगे बढ़ाने को कहा है। टर्की ने इस पॉलिसी को पूरी तरह सस्पेंड कर दिया है और व्हाट्सएप की जांच शुरू कर दी है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि व्हाट्सएप किस तरह का डेटा इकट्ठा करता है। यूरोप में फेसबुक और उसके प्रोडक्ट्स की मनमानी नहीं चलती। यूरोप इस पॉलिसी को लेकर सख्त है, वहां इसे लागू नहीं किया जा सकता। भारत सरकार भी अगर चाहे तो इस मामले में दखल दे सकती है और सोशल मीडिया कंपनियों को मनमानी करने से रोक सकती है। 2020 का आखिरी महीना कारों की बिक्री के नए रिकॉर्ड कायम करने में कामयाब रहा। दिसंबर में कारों की रिटेल बिक्री 25% बढ़ी है। इस बिक्री को बढ़ाने में बड़ा रोल डिस्काउंट्स का रहा है। कई कार कंपनियों ने अब डिस्काउंट्स के इस फॉर्मूले को जनवरी में भी आजमाने का फैसला किया है। अगर आप भी नए साल में नए मॉडल की कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो हम आपको बताते हैं कि किस कार पर मिल रहा है कितना डिस्काउंट। कार बाजार के लिए दिसंबर धमाकेदार बिक्री का महीना साबित हुआ। ईयर एंड डिस्काउंट्स के दम पर कारों की बिक्री दिसंबर में 25% तक उछल गई है। जिन डिस्काउंट्स ने बिक्री को बढ़ाने में बड़ा रोल निभाया है, वो विकल्प नए साल में भी बरकरार हैं। आइए देखते हैं नए साल में किस कार पर कितना फायदा ग्राहकों को मिल रहा है। मारुति के जनवरी डिस्काउंट्स। नए साल की शुरुआत के साथ ही मारुति सुजुकी ने अपने ग्राहकों के लिए कई तरह के डिस्काउंट्स का ऐलान किया है। सबसे पहले देखते हैं मारुति की छोटी कारों पर ग्राहकों को कितना डिस्काउंट मिल रहा है। मारुति ऑल्टो पर 15,000 डिस्काउंट के साथ ही 15,000 का एक्सचेंज बोनस और 4,000 का कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिल रहा है। मारुति एस्प्रेसो पर 20,000 का कैश डिस्काउंट और एक्सचेंज बोनस मिल रहा है। इसके साथ ही ग्राहकों को 4,000 रूपए का कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी मिल रहा है। मारुति सेलेरियो पर 20,000 रूपए की नकद छूट और एक्सचेंज बोनस मिल रहा है। मारुति वैगन आर पर 8,000 रूपए का कैश डिस्काउंट, 15,000 का एक्सचेंज बोनस और 4,000 का कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिल रहा है। अब बात करते हैं मारुति की मिड साइज और बड़ी गाड़ियों पर मिलने वाले डिस्काउंट के बारे में। इनमें सबसे पहला नंबर आता है भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार मारुति स्विफ्ट का। इनमें सबसे पहला नंबर आता है भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार मारुति स्विफ्ट का, जिस पर 10,000 का कैश डिस्काउंट और 4,000 का कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही कार पर 20,000 रूपए का एक्सचेंज बोनस भी मिल रहा है। मारुति डिजायर पर 8,000 की नकद छूट, चुनिंदा वेरिएंट्स पर 4,000 का कॉर्पोरेट डिस्काउंट और 20,000 का एक्सचेंज बोनस भी मिल रहा है। मारुति आर्टिका पर केवल 4,000 का कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिल रहा है। मारुति विटारा ब्रेजा पर 10,000 का कैश डिस्काउंट, 20,000 का एक्सचेंज बोनस और 4,000 का कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिल रहा है। मारुति के बाद टाटा मोटर्स पर भी जनवरी में अच्छे खासे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। टाटा के जनवरी डिस्काउंट्स। टाटा मोटर्स की कार खरीदने पर जनवरी में ग्राहकों को काफी फायदा हो सकता है। कंपनी सबसे ज्यादा डिस्काउंट हैरियर पर 65,000, टियागो पर 25,000, टाटा टियागो पर 30,000 और नेक्सॉन डीजल पर 15,000 रूपए तक का फायदा मिल रहा है। टाटा मोटर्स के बाद बात करते हैं रेनो की कारों पर मिल रहे डिस्काउंट्स की। रेनो के जनवरी डिस्काउंट्स। जनवरी में रेनो भी ग्राहकों को लुभाने के लिए भारी भरकम डिस्काउंट्स का हाथ आजमाने को तैयार है। क्विड पर 45,000 रूपए तक का फायदा मिलेगा और कार खरीदने पर ग्राहकों को महज 5.99% ब्याज देना होगा। रेनॉल्ट ट्राइबर पर जनवरी में 60,000 तक के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इसके अलावा होंडा की कारों पर भी जनवरी में छूट दी जा रही है। होंडा के जनवरी डिस्काउंट्स। होंडा की कार खरीदने वालों को जनवरी में जो डिस्काउंट मिल सकता है उसमें MS पर 25,000, होंडा सिटी पर 20,000, WRV पर 30,000, जैज पर 30,000, सिविक पेट्रोल पर 1 लाख और सिविक डीजल पर 2.5 लाख की छूट मिल सकती है। और अब बात करते हैं भारत की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी हुंडई की। हुंडई के जनवरी डिस्काउंट्स। हुंडई की कारों पर जनवरी में ग्राहकों को बड़ा फायदा मिल सकता है। हुंडई सेंट्रो और ग्रैंड i10 नियोस पर 40,000,
हुंडई आरा पर 50,000, हुंडई इलेक्ट्रा पर 1 लाख, हुंडई कोना इलेक्ट्रिक पर 1.5 लाख तक की छूट मिल रही है। ऐसे में अगर आपने नए साल के मॉडल के इंतजार में दिसंबर के डिस्काउंट्स का फायदा नहीं लेकर जो जोखिम लिया था, उसकी भरपाई इन डिस्काउंट्स के सहारे नए साल में आसानी से हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।